नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उन्हें किस तरीके से आसानी से चार्ट पर ड्रॉ किया जा सकता है। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पर प्रॉपर्ली ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तथा ट्रेंड लाइन टेक्निकल एनालिसिस का बेस होता है। अगर हम किसी चार्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इन दोनों के बिना हम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ट्रेंड लाइन के बारे में हम इसी सीरीज के अगले भाग में देखेंगे। अपने पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने देखा था सपोर्ट वह एरिया या पॉइंट जहां से प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है, और रेजिस्टेंस वह एरिया या पॉइंट जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसके बाद हमने स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो के बारे में बात की थी। हम ये जानते हैं कि प्राइस जब ऊपर बढ़ता है या नीचे गिरता है तो कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता है। प्राइस हमेशा स्विंग्स में आगे बढ़ता है, चाहे वह ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो। इन स्विंग्स मूव के दौरान प्राइस नए स्विंग हाई, नए स्विंग लो बनाता रहता है। अगर प्राइस में स्विंग हाई या स्विंग लो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर बनता है, तब हम इन स्विंग हाई या लो को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से या हॉरिजॉन्टल लेवल के जरिए दिखा सकते हैं। इसी को हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ अगर प्राइस द्वारा बनाए गए स्विंग हाई या स्विंग लो हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं है तो हम उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं दिखा सकते हैं और इसे ट्रेंड लाइन के जरिए दिखाना पड़ेगा। उस केस में इसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस न कह करके ट्रेंड लाइन कहेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात करें तो दो या दो से अधिक प्राइस पॉइंट जहां से प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है और रिवर्सल ले रहा है, यह एरिया हमारे लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया या सपोर्ट पॉइंट कहलाएगा। अब बात करें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की, जहां से प्राइस ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है और रिवर्सल ले रहा है, तो वह पॉइंट हमारे लिए हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा। अगर इन दो या दो से अधिक पॉइंट्स को हम एक लाइन में मिलाना चाहें तो यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में आएगा। प्राइस जब अपने स्विंग बना रहा है तो इन स्विंग्स को बनाने के दौरान उसने जो स्विंग हाई है या स्विंग लो है वो बराबर के लेवल पर बनाए। तो इन स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो को मिलाकर के हमने एक हॉरिजॉन्टल एरिया या हॉरिजॉन्टल पॉइंट तैयार किया। तो इस प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट दो स्विंग हाई या दो स्विंग लो चाहिए। जब हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें दो स्विंग हाई मिलने चाहिए, वो भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर, और जब हम सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट दो स्विंग लो मिलने चाहिए एक ही लेवल पर, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर। दो से ज्यादा कितने भी हो वो सब चलेंगे, लेकिन दो से कम होने पर वह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड नहीं होगा। अभी हमने दो शब्द सुने, पहला था सपोर्ट पॉइंट और दूसरा था सपोर्ट एरिया। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हम सपोर्ट पॉइंट या सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें या सपोर्ट एरिया या सपोर्ट जोन ड्रॉ करें। प्राइस कई सारे फंड हाउस या लोगों की क्यूमुलेटिव एफर्ट्स से बनता है। कई बार प्राइस एग्जैक्ट बराबर लेवल पर ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है, लेकिन कई बार यह प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाता है। जैसे कि किसी प्राइस में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है, अब उस लेवल पर आकर प्राइस में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस यह डिसाइड करेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा या एरिया। अगर प्रीवियस लेवल को टच करते ही डिमांड एंड सप्लाई अधिक होने लगती है तो रिवर्सल होने लगेगा। अगर लोगों में थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो यह डिमांड या सप्लाई ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकती है। जैसा कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो बिग बने हुए देख रहे हैं, इन्हीं को हम सप्लाई का ऊपर शिफ्ट होना, और ये जो नीचे बिग बने हुए हैं इनको हम डिमांड का नीचे शिफ्ट होना कह रहे हैं। जैसे ये थोड़ी ऊपर या नीचे शिफ्ट होती है, उसके बाद फिर से डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो होने लगता है और प्राइस रिवर्सल ले सकता है। इसलिए कई बार हमें एग्जैक्ट लाइन न मिलते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया या जोन मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का सबसे सिंपल तरीका है कि प्राइस जहां चल रहा है उस पॉइंट पर हमें फोकस करना है। अगर हम उस शेयर में रेजिस्टेंस पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हमें
ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, यानी कि चार्ट पर हमें राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अगर किसी चार्ट में हम सपोर्ट एरिया या सपोर्ट पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हमें नीचे की तरफ और पीछे की तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा नीचे की तरफ। ये अभी हम कोटक महिंद्रा बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। तो इस टाइम फ्रेम में इस चार्ट के अंदर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो करंट प्राइस है उस पर फोकस करते हुए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अभी जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसका प्राइस चल रहा है 1848 के आसपास। इस पॉइंट से हमें रेजिस्टेंस मिलेंगे ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ। हमें वह कंसेप्ट याद रखना रहेगा स्विंग हाई और स्विंग लो का। इस प्राइस से ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ जो भी स्विंग हाई हमें मिलेगा हम उसे पहले मार्क करेंगे। तो यह एक स्विंग हाई हमें दिखाई दे रहा है। अब इस स्विंग हाई के हॉरिजॉन्टल लेवल पर हम ये चेक करेंगे कि कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं है या रेजिस्टेंस पॉइंट तो नहीं है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि इस प्रीवियस हाई के बराबर लेवल पर पहले यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया रहा था और उसके बाद उससे पहले भी एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ रहा था। जब हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जाएंगे तो यह जो एरिया हमें मिला था करंट प्राइस से पहला स्विंग हाई, उस हाई को मिलाते हुए पीछे की तरफ हम रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू में जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जो स्विंग हाई था उस हाई के लेवल पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि यह जो प्राइस पॉइंट है इस प्राइस पॉइंट से यह पॉइंट थोड़ा सा नीचे था। यह भी पॉइंट इस मैक्सिमम हाई से थोड़े से नीचे है। अब हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन को या तो एक एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसे नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे कि ये मैक्सिमम पॉइंट्स को टच कर सके। अब हम देखते हैं सपोर्ट एरिया को, ये सपोर्ट एरिया किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोर्ट एरिया के लिए भी हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे जो कि हमने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करने के लिए किया था। हम फोकस करेंगे करंट प्राइस को और करंट प्राइस से हम नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, यानी कि चार्ट पर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हमें सपोर्ट एरिया मिलेंगे। करंट प्राइस से जो पहला स्विंग लो है उसको हम मार्क करते हैं। तो ये जो दो लो मुझे दिखाई दे रहे हैं इनको मैंने मार्क कर लिया। अब इस लो के हॉरिजॉन्टल लेवल पर कोई दूसरा लो मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं उन दोनों लो को मिला करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन ड्रॉ करने से हम देख पा रहे हैं कि यह जो दो लो थे वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर थे, लेकिन पिछले वाले लो का एक कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे भी बना हुआ है। अगर हम इन दोनों हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को एक हॉरिजॉन्टल एरिया के रूप में दिखाना चाहें, ये जो हॉरिजॉन्टल लो था उस कैंडल्स के क्लोज को और इस कैंडल के लोअर विक को मिला करके हम एक एरिया बना सकते हैं। अब इन दोनों स्विंग लो के नीचे भी हम कुछ स्विंग लो देख पा रहे हैं तो अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब इस स्विंग लो के हॉरिजॉन्टल लेवल पर हम देखते हैं कि कोई दूसरा स्विंग लो तो नहीं है। इस लो के हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी मुझे यह स्विंग लो दिखाई दे रहा है तो मैं इन दोनों लो को मिलाने की कोशिश करता हूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये दो पॉइंट हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मिल रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट करके या फिर ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को हम हॉरिजॉन्टल एरिया में कन्वर्ट करके इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को कई सारे पॉइंट से कनेक्ट करते हुए दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें कई सारे पॉइंट्स इस एरिया में कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे पास दो स्विंग पॉइंट्स हो गए। पहला ये है जो कि इन दो लो को मिला करके हमने बनाया था और दूसरा यह है जो कि इन दो स्विंग लो को मिला करके हमने बनाया था और इसे एडजस्ट किया था तो इससे कई सारे पॉइंट्स भी कनेक्ट हो पा रहे थे। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन स्टडी का बेस स्ट्रक्चर होता है। इसके बगैर हम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी या पुलबैक स्ट्रेटजी दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, जैसे कि हमने एक कोटक बैंक के इस केस में करके रखा हुआ है, हम ब्रेकआउट के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं। अब जब भी ये कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर प्राइस इन लेवल से ऊपर जाएगा तो हम ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे और अपनी एंट्री ले लेंगे। ये संभव हो पाया सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से। इसी तरीके से पुलबैक स्ट्रेटजी में अगर शेयर प्राइस सपोर्ट एरिया की तरफ आता है
तो हमें ये पहले से पता है कि यह एरिया एक सपोर्ट एरिया है या सपोर्ट पॉइंट है, तो उसके हिसाब से हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते समय हम कुछ नियमों का पालन करते हैं और उन नियमों की वजह से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में कि हम किस टाइम फ्रेम पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हम देखते हैं कि जिस भी टाइम फ्रेम में हम ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे हैं उसी टाइम फ्रेम को हम जूम आउट कर लें। जैसे कि ये बिनाती ऑर्गेनिक का शेयर प्राइस हम देख रहे हैं चार्ट पर, तो इसको अगर हम यहाँ इस ऑप्शन से जूम आउट कर लें तो हमें पीछे का जो डाटा है वो भी दिखाई देगा। अब इस सिस्टम में हमें कितना डाटा चाहिए वो पर्टिकुलर हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हमें पिछले 1 साल का डाटा चाहिए, पिछले 2 साल का डाटा चाहिए या पिछले 5 साल का डाटा चाहिए। जितना भी डाटा हमें चाहिए उस हिसाब से हम जूम आउट करके इसको देखते हैं। दूसरा तरीका है कि हम जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि मैं पर्टिकुलर डेली टाइम फ्रेम में एंड ऑफ द डे एनालिसिस करके अपने डिसीजन लेता हूं, तो जब भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जाता हूं, सबसे पहले मैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को देखता हूं। मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पर किसी भी शेयर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूं, उसके बाद मैं वीकली टाइम फ्रेम पर किसी भी शेयर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूं। इससे मुझे उस शेयर में चल रहे लार्जर टाइम फ्रेम के ट्रेंड का पता लग जाता है कि वह शेयर मंथली चार्ट पर क्या कर रहा है और वीकली चार्ट पर क्या कर रहा है। ये दो टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है उसके साथ साथ जब डेली टाइम फ्रेम में वही ट्रेंड फॉलो होता है तो मैं अपना बाइंग डिसीजन लेता हूं। तो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के दो तरीके हो गए। एक तो जिस भी टाइम फ्रेम में आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं उस टाइम फ्रेम को जूम आउट कर लीजिए। जूम आउट करने के बाद आपको पुराना डाटा 2 साल 3 साल या 5 साल जो भी है वो मिल जाएगा। उस हिसाब से आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है पहले आप मंथली चार्ट पर जाएं, उसके बाद मंथली चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, उसके बाद उससे उसी चार्ट को वीकली चार्ट पर देखें और वीकली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, फिर डेली चार्ट पर जो बचे हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ करें। वैसे जब हम मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर चुके होते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रह जाती है। कभी कभार ही कोई एक स्विंग हाई स्विंग लो हमें मिलता है, बाकी मंथली और वीकली टाइम फ्रेम से सारे कवर हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कहाँ होते हैं। जब भी हम सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो करंट प्राइस से नीचे की तरफ और पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में हम सपोर्ट ढूंढेंगे, और जब भी हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो करंट प्राइस से ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जिस भी पॉइंट या एरिया से प्राइस वापस लौटता है उस एरिया को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं, कई बार हमें कई पॉइंट्स बहुत पास पास मिल जाते हैं और एक साथ कई सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन चार्ट पर हमें दिखाई देने लग जाती है। जैसे बिनाती ऑर्गेनिक के इस केस में हम ये देख रहे हैं कि लास्ट स्विंग लो था, उसके हॉरिजॉन्टल लेवल पर हमें एक दूसरा लास्ट स्विंग लो दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों लो को मिलाते हुए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली। अब इससे नीचे की तरफ भी मुझे एक लास्ट स्विंग लो दिखाई दे रहा है, इन दोनों लो से नीचे की तरफ। तो अगर मैं इस लो को मिलाते हुए वो एक नई लाइन ड्रॉ करूं तो यह लाइन भी ये जो लो एरिया है इनको टच कर रही है, मतलब यह भी एक तरीके से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है। कई बार हमें डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने पर बहुत पास पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। इसे हम जोन ओवर जोन की समस्या कहते हैं या एरिया ओवर एरिया। इस समस्या से बचने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम की जगह वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वैलिड मानते हैं। अगर हमें ऐसा ही वीकली टाइम फ्रेम में मिले जैसा कि हमें डेली टाइम फ्रेम में मिल रहा है तो उस केस में हम मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वैलिड मानते हैं। इसी वजह से मैं पहले मंथली चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, उसके बाद वीकली चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं। तो जब मंथली और वीकली दोनों चार्ट पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल चुका होता हूं, उसके बाद जब भी मैं डेली चार्ट पर उस शेयर को देखता हूं तो ज्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे पहले से ड्रॉ किए हुए मिल जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें मंथली और वीकली में ड्रॉ कर चुका हूं। अगर कोई स्विंग पॉइंट छूट जाता है तो मैं उसे अलग से ड्रॉ कर लेता हूं।
हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय हमें एक दूसरी चीज का भी ध्यान रखना रहेगा, वो है कि हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस प्राइस पर ड्रॉ कर रहे हैं। किस प्राइस से मतलब उस शेयर की क्लोजिंग प्राइस से ड्रॉ कर रहे हैं या फिर OHLC चार्ट यानी कि ओपन हाई लो क्लोज चार्ट के ऊपर उसे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम उसे क्लोजिंग बेसिस पर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें लाइन चार्ट में इसे ड्रॉ करना रहेगा। लाइन चार्ट में केवल हम क्लोज प्राइस को इंपोर्टेंस देते हैं। अगर हम लाइन चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस शेयर के केवल क्लोज प्राइस को वेटेज दे रहे हैं। तो क्लोज प्राइस पर ड्रॉ किए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और OHLC चार्ट पर ड्रॉ किए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़े से ऊपर या नीचे हो सकते हैं। और अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट पर यानी कि OHLC चार्ट पर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इसे 3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इन तरीकों को समझने के लिए हमें फिर से एक बार कैंडल को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले एक बार बात कर चुके हैं कैंडल के बारे में। किसी भी कैंडल में हम 4 प्रकार की प्राइस को देख सकते हैं: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। अब ये जो ओपन और क्लोज प्राइस है वो हम बॉडी से डिनोट करते हैं, और जो हाई और लो प्राइस है उसे हम बिग से डिनोट करते हैं। मान लो किसी चार्ट पर मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहता हूं, तो कैंडलस्टिक चार्ट के केस में मैं इसे 3 तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। पहला तरीका है बिग से बिग। बिग से बिग का एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं। ये SBI का शेयर प्राइस है और ये यहाँ से 275 के आसपास से नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आने के क्रम में इसने ये अपना लो लगाया 23 मार्च के आसपास। ये पुराना चार्ट है 2018 के आसपास का। उसके बाद फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ गया और ऊपर जाने के बाद वापस प्राइस नीचे की तरफ आया। जब ये नीचे आया तो इसने पहले जहां सपोर्ट लिया था लगभग उन्हीं एरिया से, इन दोनों एरिया में 0.15 पैसे का अंतर है, तो ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इन्हीं एरिया से उसने सपोर्ट लिया। जब हम इन दोनों एरिया को मिला करके एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करें, इसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कह सकते हैं। और इस सपोर्ट को हम जो लोअर विक है, ये जो कैंडल है इसका लो और ये जो कैंडल है इसके लो, दोनों को मिला करके ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया है तो हमने इसके क्लोज प्राइस को नहीं मिलाया है, हमने जो दिन भर का लो था उन दोनों लो को मिलाया है। मतलब पहला तरीका हुआ बिग से बिग पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट डालना। अब कई बार किसी केस में एक जगह बिग लोअर प्राइस डिनोट कर रहा है और दूसरी जगह उसका क्लोज यानी कि जो कैंडल की बॉडी है वो लोअर प्राइस को डिनोट कर रही है, तो उस केस में हम बिग टू बॉडी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट डाल सकते हैं या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस डाल सकते हैं। जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो इस चार्ट में ये जो कैंडल है इसका जो हाई है वो एक अपर बिग के रूप में हमें दिखाई दे रहा है और इस कैंडल का हाई एक मामूली सी बिग और बॉडी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इन दोनों को मिलाना चाहें तो इसका बॉडी इस कैंडल का और इसका बिग मिलेगा। तो दूसरा जो तरीका है वो है बिग टू बॉडी। कभी कभी हमें ऐसी कैंडल्स मिल जाती हैं जहां एक पॉइंट पर हमें बिग मिलती है और दूसरे पॉइंट पर बॉडी मिलती है। अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो हम उस केस में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा तरीका है बॉडी टू बॉडी, यानी कि हमें किसी लेवल पर ऐसी कैंडल्स मिल जाएं जिनकी बॉडी यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस है या जो ओपनिंग प्राइस है वो लो के तौर पे या हाई के तौर पे काम कर रही हो। उस केस में हम बॉडी टू बॉडी भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते क्यों हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें ड्रॉ करते समय किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम उन्हें आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं।